नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 25 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। और साथ ही हमने मोस्टली क्वेश्चन के साथ कई फ़ोटोज़ भी इंक्लूड की है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इसे रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजेश भूषण। राजेश भूषण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। ये हैं दोस्तों राजेश भूषण, जो कि वर्ष 1987 बैच के बिहार कैडर के एक आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि अब भारत के नए स्वास्थ्य सचिव होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी केरल। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता लगभग 3 मेगावाट की है और उद्घाटन के अवसर पर नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह भी उपस्थित रहे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ये हैं दोस्तों पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक अर्थात आईओबी के नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। बात करें दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1937 में और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों नर्स कला नारायण स्वामी को किस देश ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिंगापुर। भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिंगापुर में बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं, जिसके कारण उन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं दोस्तों भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी, जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात के आनंद नामक डिस्ट्रिक्ट में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। आनंद दोस्तों वही स्थान है जहां पर अमूल कंपनी का हेडक्वार्टर है और अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यानी कि यहाँ पे ए इसी आनंद को रिप्रेजेंट करता है और यहीं पे आनंद पर अब भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह आगामी विधानसभा सत्र में पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पेश करने जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। अगर दोस्तों यह विधेयक पास हो जाता है तो हरियाणा के पुरुष नेताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना होगा, क्योंकि उनके हाथों से पंचायती चुनाव में 50% सीटें निकल चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मालदीव। दक्षिण एशियाई देश मालदीव ने 26 जुलाई के दिन अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
क्योंकि इसे वर्ष 1965 में आज़ादी मिली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने स्थापना दिवस पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मौसम। 27 जुलाई के दिन अपने स्थापना दिवस के मौके पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की खूबी क्या है दोस्तों? इसकी खूबी यह है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र का सटीक टेम्परेचर इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं, और कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आने वाली होगी तो यह ऐप आपको पहले से अलर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हिचम मेचची। हिचम मेचची अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। साथ ही दोस्तों अदर ऑप्शन की बात करें तो ली सिएन लुंग ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। लाजर चकवेरा ये अफ्रीकी देश मलावी के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, और गुडनी जोहानसन ये आइसलैंड के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। तो ये चारों नाम आपको इनके देशों के साथ याद रखना है। ये हैं दोस्तों ट्यूनीशिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हिचेम मेचीची, जो कि ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में बैठकर मुद्रा दिनार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने किसे मध्य प्रदेश की राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। इन्हें लालजी टंडन के निधन हो जाने के बाद राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश की ऑफिशियल राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। ये दोस्तों आनंदीबेन पटेल जो अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की गवर्नर का भी कामकाज संभालेंगी, और इनकी सख्त और कुशल प्रशासक की छवि मानी जाती है, और यह गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दूसरी बार में चीन के कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 47। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दूसरी बार में, क्योंकि भारत सरकार ने पहली बार में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था इंक्लूडिंग टिकटॉक, और दूसरी बार इन्होंने 47 ऐप्स को बैन कर दिया है, जो कि इन्हीं चाइनीज ऐप्स के क्लोन ऐप थे, यानी कि उन्हीं की परछाई थे, उन्हीं के अंडर में काम कर रहे थे। तो इस बार इन्होंने 47 ऐप्स को बैन कर दिया है। अगर इन दोनों ऐप्स को ऐड किया जाए तो टोटल 106 ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट बैन कर चुकी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। WHO के अनुरोध पर भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 70%। दिल्ली जो कि दुनिया भर के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक था, क्योंकि यहाँ पर मार्च से लेकर जून तक का काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है, और जिसमें यह पता चलता है कि दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% तक घट गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 70%। दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक बहुत ही हानिकारक और विषैली गैस होती है, जो कि गाड़ियों से और फैक्ट्री से की चिमनियों से निकलने वाले धुओं में शामिल होती है, और ये इंसान के नाक के माध्यम से अंदर जाकर उसके फेफड़ों को भारी नुकसान पहुंचाती है। साथ ही आपको दोस्तों बताते चलें
कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कई देशों ने अपने यहाँ निश्चित समय के लिए लॉकडाउन लगाया था, जिसके कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कनाडा में 40%, बेल्जियम और जर्मनी जैसे देशों में 20% तथा अमेरिका के विभिन्न प्रांतों में, चूँकि अमेरिका में लगभग 50 प्रांत हैं, तो इनके विभिन्न प्रांतों में 19 से 40% तक यह घट गया। और भारत की राजधानी दिल्ली में NO2 का प्रतिशत 70% तक घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने कोविड-19 के रोकथाम के लिए किस देश को $4.3 बिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी तक का सबसे बड़ा ऋण प्रदान किया है कोविड-19 की रोकथाम के लिए, और यह ऋण लगभग $4.3 बिलियन का होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। ये दोस्तों IMF का लोगो, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। इसकी वर्तमान में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों किस देश के क्रिकेट बोर्ड के CEO लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को बर्खास्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अपने CEO लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को उनके गलत आचरण के कारण बर्खास्त कर दिया है। ये दोस्तों लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई, जिन पर काफ़ी समय से करप्शन के और दुर्व्यवहार के आरोप लग रहे थे, जिसके कारण इन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बर्खास्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अम्बाला एयरबेस, जिसके गठन स्थापना 1919 में की गई थी। यहीं पर फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की लैंडिंग कराई गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अम्बाला एयरबेस। आप देख सकते हैं दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमान जो कि वर्तमान में दुनिया का सर्वाधिक और सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है, और इसकी पहली खेप भारत में पहुंच चुकी है। साथ ही आपको बताते चलें कि भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2016 में कुल 36 राफेल विमानों की डील हुई थी। इनमें से 30 लड़ाकू विमान हैं, जबकि 6 ट्रेनर विमान हैं। गत 29 जुलाई के दिन 5 लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारत पहुंची है और इनका भव्य स्वागत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति अर्थात NEP में 2020 में जो पेश की गई है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। साथ ही आपको दोस्तों बताते चलें कि आज़ादी के बाद से इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात MHRD कर दिया था। लेकिन लगभग 35 साल बाद 2020 में पुनः इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा। भारतीय राज्य हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी दी गई है। बात करें दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी और इन खेलों में हरियाणा शुरुआत से ही बेहतर प्रदर्शन करता चला आ रहा है। ये खेल दोस्तों हर साल जनवरी माह में आयोजित किए जाते हैं।
लेकिन अभी फ़िलहाल 2020 में तो ये हो गया खेल, लेकिन 2021 में इसकी मेज़बानी हरियाणा राज्य करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीते दिनों IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के साथ मिलकर IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने मिलकर एक नया रुपे कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्तों रुपे कार्ड, इस ऐप की खासियत क्या है कि इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप शॉपिंग के साथ साथ दवाइयों की खरीद पर भारी छूट पा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन टिकट की बुकिंग पर डिस्काउंट और फ्री टिकट्स भी इस रुपे कार्ड के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी PM नरेंद्र मोदी। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में स्थापित नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। ये दोस्तों वो बिल्डिंग जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया है। अब PM मोदी ने क्यों किया है, वहाँ के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ ने क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि यह बिल्डिंग भारत के सहयोग के द्वारा निर्मित की गई है। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मान देने के लिए, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह उद्घाटन करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी PM मोदी से रिलेटेड है कि प्रधान मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हार्दिक सतीश चंद्र शाह है, जो कि वर्ष 2010 के एक तेज तर्रार IAS ऑफिसर हैं। और इससे पहले ये PMO में अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इन्हें ही प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आप देख सकते हैं PM मोदी के साथ हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बीजापुर। छत्तीसगढ़ का यह एक नक्सल प्रभावित जिला है बीजापुर, जिसमें युवाओं को व्यवसाय देने में और स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, जिसके कारण नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में इसे पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर दोस्तों मेघालय का जनपद रिभोई का है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश के बहराइच का है। तो ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में नेता विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सिंगापुर। एशियाई देश सिंगापुर में हाल ही में कोरोना काल में चुनाव हुए थे, जहां पर 93 सीटों में से 83 सीटें तो सत्ता पक्ष को मिली हैं और ली सिएन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री निर्वाचित हो गए हैं और विपक्ष को 10 सीटें मिली हैं और इन्हीं 10 सीटों में विपक्ष के लोगों ने अपना नेता चुना है प्रीतम सिंह को। तो प्रीतम सिंह सिंगापुर की संसद में नेता विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये आप देख सकते हैं भारतीय मूल के प्रीतम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कपास का गोदाम खोलेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वियतनाम। एशियाई देश वियतनाम में भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपना नया कपास का गोदाम खोलेगा और यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 मिलियन गांठों का कपास यहाँ पर निर्यात किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय लेखिका की कृति को प्रतिष्ठित मान बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? तो वर्तमान में दोस्तों मान बुकर पुरस्कार के लिए
छँटनी का काम चल रहा है और देश विदेश की सभी कृतियों को उसमें सम्मिलित किया गया है। और इसी क्रम में भारतीय लेखिका अवनी दोषी की बर्न्ट शुगर नामक पुस्तक को मान बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अवनी दोषी। ये हैं दोस्तों अवनी दोषी, जिनकी कृति बर्न्ट शुगर को मान बुकर पुरस्कारों की सूची में शामिल किया गया है। आइए अब देख लेते हैं इस सप्ताह हुए निधन। तो इस सप्ताह कोलकाता की प्रसिद्ध नृत्यांगना अमला शंकर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और वर्ष 2011 में इनके सम्मान में बंगाल सरकार ने इन्हें बंग विभूषण से भी सम्मानित किया था। इसी सप्ताह दोस्तों बेंजामिन विलियम मकापा का भी निधन हो गया है, जो कि तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और 1995 से 2005 तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। तो बेंजामिन विलियम मकापा का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का भी निधन हो गया है। इन्हें भारत सरकार ने सम्मानित करने के लिए पद्मश्री से नवाजा था और ये लेप्चा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सिक्किम में सर्वाधिक पूज्य थे और लेकिन इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। और दोस्तों पूर्व समाजवादी नेता और राज्यसभा सांसद अमर सिंह का भी लंबी बीमारी के बाद सिंगापुर के अस्पताल में निधन हो गया है। आइए अब देख लेते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण विश्व, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के दिवस। तो 27 जुलाई के दिन दोस्तों अर्धसैनिक बल CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई के दिन दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को हेपेटाइटिस के टीके के बारे में जागरूक किया जा सके और इसे वो जो है इसका समय से इसका टीका लगवाएं। और इसी दिन दोस्तों विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है ताकि लोग नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति केयरफुल हों और उसके संरक्षण को बढ़ावा मिले। उनतीस जुलाई के दिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है क्योंकि देश विदेश में बाघों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है और वर्तमान में भारत में 2977 बाघ बचे हुए हैं, जो कि दुनिया का 70% हैं। तो अगर बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो अपने देश भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। और देश में भी किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। नेक्स्ट है 30 जुलाई के दिन दोस्तों मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और दोस्तों ये 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है कि सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट, यानी कि एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करें ताकि लोग और माताएं अपने शिशुओं को, नवनिहालों को हर हालत में स्तनपान कराएं, क्योंकि इसके कई फायदे जच्चा और बच्चा अर्थात में यानी कि माँ और बच्चे दोनों को होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फैक्ट भी लिखे हुए हैं कि 41% महिलाएं ही बच्चे को जन्म से ब्रेस्ट फीडिंग पिलाती हैं, यानी कि लगभग 50% से ज़्यादा महिलाएं बच्चों को अपना दूध पिलाना पसंद नहीं करती हैं, जिसके कारण 45% शिशुओं की मौत कुपोषण के कारण हो जाती है। और देखिए क्या लिखा है, 0 से 6 माह तक स्तनपान कराने से नवजात की रोग प्रतिरोधक यानी कि इम्यूनिटी पावर जो है ये बढ़ती है। और 6 से 12 माह तक स्तनपान के अलावा दाल का पानी, दलिया और चावल का मान देना भी जरूरी होता है, जिससे बालक मजबूत होता है, स्वस्थ होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे खूब शेयर करें। थैंक यू।